मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए गणित विषय के संकेतांक 822 आईबी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो बच्चों, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों के हल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम देखते हैं प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक में दिया है प्रश्न संख्या एक में कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। 65 और 117 की यदि हम 65 के गुणनखंड करें तो देखेंगे 65 के गुणनखंड प्राप्त होंगे 13 पचे 65, 5 गुणे 13। और इसके बाद 117 के गुणनखंड करें 13 नवैया 117, तो 9 के गुणनखंड भी 3 गुणे 3 गुणे 13, 13 नवैया 117। इस प्रकार से दोनों का एचसीएफ अगर देखें तो दोनों में देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है, तो दोनों का एचसीएफ 13 मिल जाएगा। अब क्या एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ मिला यही बराबर 65 मी माइनस 117, 65 पी माइनस 117 बराबर 13। 117 पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा 65 पी बराबर 117 प्लस 13 जोड़ लेंगे तो 117 और 13 मिलकर के 130। इस प्रकार से P बराबर मिल जाएगा 130 बटे 65, 65 दुनाई 130, तो P का मान 2 प्राप्त होता है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है दूसरे प्रश्न में कह रहा 2 tan 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। तो यदि हम tan 45 अंश का मान रख दें तो यही हमारा मिल जाएगा 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस tan 45 1 यानी 1 का स्क्वायर। सरल करेंगे 2 इंटू 1 2 अपान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, सरल कर लेंगे तो इक्वल टू 1 मिलता है। और 1 यदि देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न 2 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया है कि 15, 18 और 24 का लाशा होगा। तो 15, 18 और 24 का यदि हम लाशा निकालें तो देख रहे हैं 15, 18, 24, 15, 18 और 24 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लें, 15 2 नहीं 18 और 12 दुनाई 24, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 15 9 2 छंग 12, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 15 9 2 तिहाई 6। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे, आप 5 से डिवाइड कर लिए। तो इस प्रकार से लाशा बराबर मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। इनका आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर देख रहे हैं 2 की पावर 3 का मान 8 के बराबर मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। इस प्रकार से 8 पंच 40 और 4 9 36, तो 360 मिल जाता है। और 360 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न 3 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है 148 बटे 185 का सरलतम रूप होगा। तो 148 बटे 185 का यदि हम सरलतम रूप निकालें तो इसमें देख रहे हैं 148 के अगर हम खंड करते हैं तो 148 के खंड हमारे मिलेंगे 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार से 148 के खंड 2 इंटू 2 इंटू 37। आप देख रहे हैं बटे में 185 है, तो 185 हमारा 37 से अगर डिवाइड करें तो देख रहे हैं 37 गुणे 5 करने में 5 सत्ते 35, 5 तेई 15, 3 18, 185 प्राप्त होता है। यदि 37 से हम डिवाइड करें तो 37 से डिवाइड करने में 185 5 बार में कट जाएगा और 148 अगर देखें तो हमारा 4 मिल जाएगा। तो इसका सरलतम रूप 4 बटे 5 प्राप्त होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न 4 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है, पांचवें प्रश्न में कह रहा पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0
और 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो समपाती होने का प्रतिबंध हम जानते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। तो दिए गए समीकरणों से यदि हम A1/A2 का मान निकालें, A1/A2 देख रहे हैं, A1/A2 का मान 3/6 सरल करेंगे 1/2 मिल जाएगा। B1/B2 निकालें, B1/V2 माइनस 1/-P अर्थात 1/P मिल जाएगा। अब यदि C1/C2 निकालें तो C1/C2 देख रहे हैं 8/-16 यानी -1/2 मिल रहा है। तो इसमें चूंकि देख रहे हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 प्राप्त होता है, जबकि इसको इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 हमारा ये गलत है। तो प्रश्न 5 गलत है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, कह रहा यदि 3x + 2py, प्रश्न संख्या 6 में दिया है यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y = 1 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। तो समांतर होने के लिए प्रतिबंध है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें यदि हम मान रखें A1/A2, A1 देख रहे हैं 3 है, A2 का मान 2 है, इक्वल टू B1 2p/B2 5 है। अब इनमें यदि हम आपस में तिरछा गुना कर लें, 5 × 15 और 2 × 4 इक्वल टू p, तो इस प्रकार से p का मान 15/4 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। तो प्रश्न 6 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो cot थीटा लिखेंगे 8/15 मिल जाएगा। cot थीटा का मान 8/15, कोण हमारा थीटा है, cot थीटा जानते हैं, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार 8 मिल जाएगा, लंब 15। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम कर्ण की माप निकालें तो कर्ण इक्वल टू मिलेगा √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सरल कर लेंगे, 64 + 225 जोड़ेंगे तो इसका मान मिल जाएगा √289, जिसका वर्गमूल 17 होता है। तो इस प्रकार से कर्ण की माप 17 मिल जाएगी। और पूछ रहा साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण 15/17, तो 15/17 देख रहे हैं ऑप्शन डी पर दिया है। तो प्रश्न 7 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में दिया है, 8वें प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं, इसमें कोण A 75 अंश, कोण Y 57 अंश, तो कोण C का मान होगा। तो ABC और XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं। पहला हमारा त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज XYZ, ये दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, जिसमें कह रहा कोण A 75 अंश, कोण Y 57 अंश। अब हमको कोण C का मान ज्ञात करना है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ के, ये दिया हुआ है, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। A के बराबर x होगा और B के बराबर y होगा, y 57 दिया है, तो इस प्रकार से कोण B की माप भी 57 अंश मिल जाएगी। अब त्रिभुज के दो कोण प्राप्त हो गए, तीसरा निकाल लेंगे। तो कोण C बराबर मिलेगा 180 - 75 + 57। इस प्रकार से 180 - 75 57 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 1 13, 180 से 132 अंश घटा देंगे तो 10 से 2 घटाएं 8, 7 से 3 घटाएं 4, 48 अंश प्राप्त होता है। तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न 8 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में बिंदु m -34 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु अर्थात 0 0। तो किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है। तो जो हमारा बिंदु दिया है, अगर बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x1² + y1², मान रख दें, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सरल करेंगे, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, वर्गमूल लिए 5। तो देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न 9 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 10वां है, बिंदुओं -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं।
तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हम जानते हैं, भुज x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2 और कोटि y इक्वल टू होती है y1 प्लस y2 अपान 2। तो इसमें मान रख दें, x1 देख रहे हैं -2 प्लस x2 भी -2 अपान 2 और y इक्वल टू y1 देख रहे हैं 6 है प्लस y2 10/2। तो -2 -4/2 यानी -2 और y बराबर मिल जाएगा 10 6 16/2 8। इस प्रकार से मध्य बिंदु का निर्देशांक -2, 8 जो कि देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न 10 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में दिया है 11वें प्रश्न में कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। एक समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में क्या एडी लंब बीसी, एडी बीसी पर लंब है। तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, अर्थात सी डी बीसी की आधी होगी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो बीसी ही एसी के बराबर होगा, अर्थात तीनों भुजाएं समान होती हैं। सी डी बीसी का आधा है, तो इस प्रकार से एसी कह सकते हैं सी डी का दूना होगा। एसी बराबर हम 2CD लिख सकते हैं। आप समकोण त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो उससे एडी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा एसी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। एसी का मान रख लें, एसी देख रहे हैं दिया है 2CD, तो 2CD का होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, 2CD का होल स्क्वायर करेंगे 4CD स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इस प्रकार से 3CD स्क्वायर मिल जाता है। 3CD स्क्वायर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है, 12वें प्रश्न में कह रहा कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7 5 5 7 और -3 3 हैं, यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। तो इसमें एक त्रिभुज दिया है, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है। इस त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः दिए हैं, ए का निर्देशांक 7 5, बी का निर्देशांक 5 7 और सी का निर्देशांक -3 3 है। जिसमें कह रहा बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो इस बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो अगर हम बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकालें तो 5 - 3/2, 5 - 3 2/2 अर्थात 1 मिल जाएगा। इसके बाद 7 + 3 10/2, 10/2 5 मिल जाएगा। इस प्रकार से मध्य बिंदु डी के निर्देशांक 1 5 प्राप्त होते हैं। अब हम एडी पूछ रहा है, एडी की माप, तो ए और डी ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो एडी बराबर मिल जाएगी √x1 - x2 का स्क्वायर अर्थात 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे 7 - 1 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 5 - 5 0 0 का स्क्वायर 0। 36 का वर्गमूल ले लेंगे 6 इकाई मिल जाएगा। तो 6 मात्रक देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में कह रहा है जी सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो सेक में जानते हैं सेक थीटा बराबर 2, तो 2 सेक में 60 अंश का मान होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो हम जानते हैं 1 + काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यदि कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 + काट स्क्वायर थीटा रख दें तो 1 + काट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा आगे दिया है इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा तो 1 × साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। तो प्रश्न में लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं, बेलन का आधार चूंकि वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²
और ये 9 पाई के बराबर दिया है, पाई कैंसिल कर दिए। तो इस प्रकार से r बराबर 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, क्योंकि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से 15 का ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है और इसके अंतर्गत यदि हम वर्ग बनाएं तो इसके अंतर्गत जो वर्ग बनेगा, तो यदि इस वर्ग में हम देखें तो वर्ग का विकर्ण, वृत्त का व्यास होगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास 8 सेंटीमीटर मिलेगा, यही वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण बराबर हम जानते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2। विकर्ण की माप 8 है, 8 बराबर भुजा रूट 2। तो इस प्रकार से भुजा की माप मिल जाएगी, भुजा बराबर 8 बटे रूट 2, काट देंगे 4 रूट 2 के बराबर मिल जाएगी। और वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, मान रख दें भुजा 4 रूट 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, रूट 2 का स्क्वायर 2, 16 दुनाई 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। अब हम देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिए हैं। तो इसमें हम यदि मध्यमान निकाल लें तो मध्यमान जिसको यक्ष से दर्शाते हैं, तो 3 और 5, 5 से 3 घटाते हैं 2, 2 का आधा 1, तो सभी निम्न सीमाओं में यदि हम 1 जोड़ दें तो मध्यमान मिल जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 में 1 जोड़ें 6, 7 1 8 और 9 1 10। इसके बाद बारंबारता दी है, तो यफ गुणे यक्ष का एक कॉलम और बनाएं, तो यफ यक्ष का गुणा कर लें, 4 चौक 16, 6 दुनाई 12, 8 एक कम 8 और 10 33। अब हम बारंबारता का योग कर लेंगे, सिग्मा एफ और एफ एक्स के गुणनफल का योग अगर कर लें तो इसमें देख रहे हैं 4 2 6 7 3 10 और 6 2 8 8 16, एक हासिल 2 3 3 6 और समांतर माध्य जानते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, मान रख देंगे 66 बटे 10, 6.6 मिलता है, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो प्रश्न 17 का ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं 18वां प्रश्न। हमारा 18वां प्रश्न दिया है, 18वें प्रश्न में कह रहा है एक पाशे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो पाशे में हम जानते हैं कुल 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पासे को फेंकने पर आने वाले कुल ढंगों की संख्या एन यस इक्वल टू मिल जाएगी 6। जबकि कह रहा अभाज्य संख्या, तो अनुकूल ढंग देखें तो इसमें अभाज्य संख्या हमारी 2 3 5, तो 2 3 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं, इन तीनों में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो अनुकूल ढंग बराबर 3 मिल जाएंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता पीई इक्वल टू जानते हैं एन ई अपान एन यस, मान रख देते हैं एन ई, देख रहे हैं अनुकूल ढंग 3 है, कुल ढंग 6 हैं, सरल करेंगे 3 एक कम 3, 3 दुनाई 6, तो इसकी प्रायिकता 1/2 मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में दिया है कह रहा यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब इसमें हम माध्यिका और माध्य के मान रख देंगे, 3 गुणे माध्यिका दी है 21, माइनस 2 गुणे माध्य है 20.5, सरल कर लिए 21 त्रिक 63 माइनस 20.5 में 2 से गुणा किए, 2 पंचे 10, 20 दुनाई 40 41, 63 से 41 घटाएंगे तो 3 से 1 घटा 2, 6 से 4 घटा 2, 22 मिलता है, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 19 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम जानते हैं प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, अर्थात कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो प्रायिकता का मिनिमम जो मान होगा वो 0 और अधिकतम जो मान होगा 1 होगा। तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं पहला विकल्प 4/3, 4/3 का मान 1 से अधिक होता है, तो यह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है।
तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके, जिससे सभी संकेतांकों का हल देख सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।